हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अम्बे मोहर धान बढ़ा रहा है खाने का लाजवाब स्वाद। दाने के लिए करें धनिया की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। अपने देश में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान धान की खेती कर रहे हैं वे किसान धान की खेती से अच्छा आय कमा रहे हैं। आज हम आपकी ऐसे ही किसान से मुलाकात करवा रहे हैं जो अम्बे मोहर धान की खेती करके खाने का लाजवाब स्वाद बढ़ा रहे हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। चावल की थाली से फलों के राजा आम की खुशबू आने लगे तो भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। धान का कटोरा मानी जाने वाली चंपारण की मिट्टी में उपजने वाला अम्बे मोहर धान चूल्हे पर पकने के बाद आम की तरह महकने लगता है, जिससे भूख तो बढ़ती ही है, उसकी थाली रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाती है। रामनगर के मेहनती किसान विजय गिरी अपने खेतों में कड़ी मेहनत से आम की तरह खुशबू फैलाने वाले अम्बे मोहर धान की खेती से माला माल हो रहे हैं। और यहाँ से इस चीज को हम चाहते हैं कि पूरे भारत में इस चीज की खेती किया जाए और जैविक अगर किसान अपनी आमदनी को दुगुना करे। आम की सुगंध से सराबोर अम्बे मोहन की धान खेतों में बुआई के सिर्फ 140 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। ढेर सारे पोषक तत्व और आम की भीनी भीनी खुशबू से भरपूर चावल की थाली जब सामने होती है तो भला कोई खुद को कैसे रोक पाएगा। डायबिटीज के रोगी भी बेफिक्र होकर इस चावल का लुत्फ उठाते हैं। यही वजह है कि किसान विजय गिरी के खेतों में उपजने वाला अम्बे मोहर धान हाथों हाथ बिक जाता है। बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। पेट से संबंधित भूख बढ़ाने की क्षमता इसके अंतर्गत है। इसके अलावा इसमें जो है रोग रोधक क्षमता जो है वो है। बघा के अन्नदाता की मेहनत से उपजे अम्बे मोहर धान पेट तो भर ही रहे हैं, आम के जायके से भी तृप्त कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आप भी अम्बे मोहर चावल का लुत्फ उठाइए और आम के स्वाद में खो जाइए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मसाले वाली फसलों में धनिया की खेती अपने राज्य के कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको इसकी खेती करते समय कुछ जरूरी बातें जैसे उन्नत किस्मों का चुनाव, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक और बुआई तकनीक पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर PB शर्मा। किसान भाइयों, धनिया अपने देश की प्रमुख मसाला फसल है। इसकी बुआई का समय चल रहा है। धनिया फसल से अधिकतम लाभ लेने के लिए जो प्रमुख बिंदु हैं उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले किस्मों के चुनाव के ऊपर जाते हैं। तो जो धनिया की मुख्य किस्में हैं उनमें सिम्पो S33, JD1, गुजरात धनिया 2, RCR 41, RCR 446, जो भी उन्नत किस्में हैं इनको आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं धनिया की खेती के लिए भूमि का चयन और खेती की तैयारी के बारे में। धनिया की बुआई के लिए मुख्य रूप से आप ये देखें कि 2 से 3 सिंचाई आपके पास उपलब्ध हों और मिट्टी हल्की, दोमट या भारी मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बोनी करने के लिए खेत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, पलेवा दे के, मिट्टी भुरभुरी हो। किसान भाइयों, धनिया की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए। जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए और संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की एक विशेष भूमिका रहती है। उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग कब और कैसे करें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। उर्वरकों की बात जहाँ तक है, धनिया के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय, जो कि लगभग 30-35 दिन की अवस्था में करते हैं, उस समय शेष नाइट्रोजन की मात्रा देना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए धनिया की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। देखना यह है कि बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी हो, 80-90% कम से कम होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसको आप दाल बना लें, यानी एक बीज के 2 टुकड़े दाल बना लेते हैं और रोग निरोधक दवाओं जैसे कार्बनडाजिम 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके इसकी बुआई करते हैं। यहाँ मैं एक प्रायोगिक सलाह देना चाहूँगा कि धनिया की बुआई के 24 घंटे पहले इस बीज को आप पानी में गीला करके रख दें 24 घंटे के लिए, तो अंकुरण प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिलता है। बुआई के लिए आप ट्रैक्टर से कतारों में ही बुआई करें। छिटकवा पद्धति से बुआई करने में अंकुरण प्रतिशत कम मिलता है और समान रूप से फसल की जो पौध संख्या है वो खेत में समान नहीं मिलती है और कई बार कृषि क्रियाओं में भी बाधा आती है, जो कि 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें होती हैं और पौधे से पौधे का अंतर 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी फसल आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया की फसल का उचित विकास हो इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं। धनिया की फसल में जो देखने की चीज़ है, खरपतवारों की स्थिति है। प्रारंभिक अवस्था में जब आप बोनी करते हैं उस समय आपको लगता है कि हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा आते हैं, तो पेंडीमेथालीन
जो नींदानाशक है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से खरपतवारों के अंकुरण के पहले छिड़काव करना है। फसल और खरपतवार दोनों के उगने के पहले इस दवा का छिड़काव आपको करना है। देखें ये कि भूमि की सतह के ऊपर पर्याप्त नमी हो, तब ये खरपतवार नाशक प्रभावी होगा। दूसरी जो निंदाई है या जिसको कहें कि कतारों के बीच में गुड़ाई भी आप कर सकते हैं हैंड हो से या हैंड व्हील हो से, ये आपको 30 दिन की अवस्था में करना है, तो फसल खरपतवारों से मुक्त रहेगी। प्रबंधन में दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे, सिंचाई के लिए यदि आपको लगता है कि नमी की थोड़ी आवश्यकता है, कमी है, तो आप अंकुरण के बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद दूसरी सिंचाई आपको 30 दिन की अवस्था में करना है और तीसरी सिंचाई जब फसल 60-65 दिन की हो जाती है उस समय करना है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अरहर की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बहुत जरूरी है। तो इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल वाल्मीकि। आज हम देखेंगे कि अरहर के फसल में लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले देखा जाए तो अरहर में 2 तरीके के कीट लगते हैं, एक तो चबाकर खाने वाले और दूसरा रस चूस कर खाने वाले। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। अरहर का फली भेदक या फली छेदक, जिसको हम इंग्लिश में पॉट बोरर बोलते हैं, इस कीट का इल्ली फली के अंदर छेद करके खाता है, जिसके कारण जो भी बीज या जो भी अंदर फली के अंदर जो भी बीज है उसके ऊपर खाता है, जिसके कारण फली पूरी तरह भरती नहीं और हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती है। तो अब हम देखेंगे इसका नियंत्रण कैसे करें। तो सबसे पहले सभी लोग अपने अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करें, जिसके कारण हमें ये पता चल सकता है कि हमारे खेत में कितना ये कीट कितने प्रतिशत में आई है, जिसके कारण हमें फिर दवा का छिड़काव करने के लिए, कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं, तो लाइट ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा हमारे खेत में कितने प्रतिशत इंसेक्ट आए हैं। उसके बाद अगर जो लोग जैविक करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने खेत में ट्राइकोकार्ड का यूज़ करें, जिसके ट्राइकोकार्ड ये ऐसा एक परजीवी कीट है जो इसके इल्ली के ऊपर या इसके अंडे के ऊपर खाता है। फिर नीम ऑयल या NSKE का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ विषाणु होते हैं जिसका नाम है HNPV, ये 250 ml 500 लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। या फिर कुछ बैसिलस थोरेंजेनेसिस, ये जो एक जीवाणु है, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे कौन से कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लूबेंडामाइड 4 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट, ये भी 4 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर स्पिनोसाइड 4 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर एंडोक्सिकार्प 6 से 7 ml प्रति 10 लीटर
वाटर के हिसाब से हम इस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट कीट है वो है प्लूम मॉथ। इसकी भी इल्ली फली में छेद करके खाती है, जिसके कारण दाना पूरा नहीं भरता है। इसके लिए भी ऊपर पहले जैसे मैंने बताया उसी तरह दवा का छिड़काव करना अगर होगा तो फ्लूबेंडामाइड, स्पिनोसैड, इंडोक्सीकार्ब या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है फली में छेद करने वाली मक्खी। ये मक्खी फली के अंदर अंडा देती है, जिसके कारण इसकी इल्ली निकलने के बाद तुरंत बाद बीज के अंदर फीड करना शुरू खाती है, जिसके कारण दाना पूरा नहीं भरता है और दाना सिकुड़ जाता है। इसके लिए भी हम लोग फ्लूबेंडामाइड, स्पिनोसैड, इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर इंडोक्सीकार्ब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4 से 2 बोनी चाहिए, जिससे ज्वार में डंठल चिड़ियों के बैठने के डंडे के रूप में काम आते हैं, जिन पर बैठकर वो कीटों को खाती हैं। सिंचाई एवं रासायनिक खाद का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अधिक घनी फसल पर कीट प्रकोप अधिक होता है, अतः संतुति से अधिक बीज नहीं बोने चाहिए। रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु खेत में जगह जगह पर पीले चिपचिपे प्रपंचों को लगाएं। 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। साथ ही खेतों में 10 से 12 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कीट रोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। रस चूसक कीटों के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि रस चूस कर खाने वाले कीट। इसमें सबसे पहले आता है पॉड बग। ये कीट फली से तथा तना से रस चूस कर खाता है, जिसके कारण फली का आकार बदल जाता है और फली सिकुड़ जाती है। इसके लिए अगर दवा का छिड़काव करना हो तो हम इमिडाक्लोप्रिड 3 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से या फिर फिप्रोनिल 1.5 ml प्रति 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में जो कीट है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी भी पत्ते से रस चूस कर खाती है, जिसके कारण पत्ता सिकुड़ जाता है और ये साथ साथ कुछ विषाणुजन्य रोगों को भी फैला देती है। इसके लिए सबसे अच्छा है हम येलो स्टिकी ट्रैप पीले कार्ड का यूज़ करें, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे खेत में कीट आया है कि नहीं है। या फिर नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर दवा का छिड़काव करना है तो इमिडाक्लोप्रिड, थायमिथॉक्सैम या फिर फिप्रोनिल, ये 3 दवा का यूज़ करें। मेरा किसान भाइयों को यही अनुरोध रहेगा कि आप सिर्फ दवा का छिड़काव ना करके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रणाली का अवलंबन करें, ताकि आपका खर्चा कम हो जाए और आपको अच्छी फसल मिले। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है मालवी जिला उदयपुर के कृषक नरेंद्र सिंह ने। यह विभिन्न प्रकार की मशरूम की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देश में बटन मशरूम सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ, इसलिए ज़्यादातर जो युवा हैं, ज़्यादातर जो कंज्यूमर हैं, वो भी बटन मशरूम को ही पहचानते हैं कि ये मशरूम है। बाकी मशरूम्स का रिकॉग्निशन नहीं हो पाया था। किसान भाइयों, बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से अप्रैल महीना होता है, जिसको आप 14 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आसानी से उगा सकते हैं। और जहां तक इसके औषधीय महत्व की बात है तो ये बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों को दूर करता है। गत 10 सालों में 5 सालों में दूसरी मशरूम का, जैसे ओएस्टर मशरूम है जिसको हम सीपीनुमा या ढींगरी मशरूम कहते हैं, उसका भी प्रचार प्रसार हुआ है। ये मशरूम उगाने में भी आसान है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए विशेष तौर पे बहुत ही गुणकारी है। तो दूसरे नंबर की जो मशरूम है जिसको हम सीपीनुमा ढींगरी मशरूम बोलते हैं वो है। किसान भाइयों,
ऑयस्टर, जिसे ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसे उगाने के लिए उपयुक्त समय सितंबर से मार्च महीने का होता है, जिसको आप 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आसानी से उगा सकते हैं। तीसरी जो मशरूम है वो दूध छत्ता या मिल्की मशरूम है, जो हमारे साउथ में काफ़ी पॉपुलर है, पर अब भारतवर्ष में पूरे हर क्षेत्र में इस मशरूम को उगाने लग गए हैं। उच्च तापमान पे ये मशरूम उग जाती है, 30 से 35 डिग्री तापमान पर इसका फल बनता है मशरूम का। ये भी मशरूम जो है अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल तक और फिर दोबारा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इस मशरूम की पैदावार किसान भाई नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं। साउथ इंडिया में केवल 2-1 महीने के अलावा सारे साल इस मशरूम का उत्पादन करते हैं। और ये मशरूम की लागत केवल 20-25 रुपये आती है पैदावार की, और बिकती ये 100 रुपये के आसपास है, 100 से 150 रुपये किलो तक बिकती है। इस मशरूम में भी काफ़ी फाइबर है, स्टफ़ी है ये मशरूम, इसका अचार काफ़ी टेस्टी होता है और खाने में भी काफ़ी उपयोगी टेस्टी बनती है। पर इनके अलावा जो सिटाके मशरूम है, जो हाईली मेडिसिनल मशरूम है, उसके भी उत्पादक बढ़ रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इस मशरूम को पेड़ों में से निकल के आ जाती है और ये मशरूम भी हम पॉपुलर कर रहे हैं। इसके रेडी टू फ्रूट बैग दे रहे हैं। ये इसकी जो है 200-300 रुपये किलो तो ताज़ा मशरूम बिकती है, और सूखी जो है 600-700 रुपये से लेके 2000 रुपये किलो तक ये मशरूम बिक रही है, सिटाके मशरूम। और कैंसर रोगियों के लिए ये रामबाण है। इसी तरह ये मेडिसिनल मशरूम तो है ही सिटाके, इसके अलावा जो गैनोड्रामा मशरूम है, जिसको हम ऋषि मशरूम बोलते हैं, इसकी भी पैदावार हमारे साउथ इंडिया में करने लग गए हैं। और साथ साथ ये हमारे उत्तरी भारत में भी, क्योंकि मेडिसिनल मशरूम है, केवल ये मेडिसिन के काम आती है, कॉस्मेटिक आइटम्स के बनाने के काम आती है। लकड़ी के बुरादे में ये उगाई जाने लगी है। इसकी तकनीक जो है हमने दी है, जो गेहूँ के भूसे और पराले में भी उगाई जाने लगी है, शुगर के बगाज में भी उगाई जाने लगी है। ये मशरूम भी केवल मेडिसिन मशरूम है और ये सभी असाध्य रोगों में मनुष्य के उनमें काम आती है। इसके एक्सट्रैक्ट भी इसका बिकता है, इसका पेस्ट भी बिकता है, कई नामों से, गैनो पेस्ट, गैनो कॉफ़ी, इस प्रकार की ये मशरूम है। तो इसका भी आने वाले समय में काफ़ी और मांग बढ़ने वाली है। और मेरा तो यही अनुरोध है और आग्रह है, मशरूम उगाने से न केवल आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, आप एग्रो वेस्ट को जलाने से बचेंगे और स्वरोजगार भी प्राप्त करेंगे, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे, कम जगह में ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।